हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलपी विद्यार्थी के बारे में एंड उनका जन्म कब हुआ, उनका डेथ कब हुआ, क्या क्या कंट्रीब्यूशन उनका रहा है सोसाइटी के फील्ड में, एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलपी विद्यार्थी का पूरा नाम क्या था। तो एलपी विद्यार्थी उनका जो फुल नेम था ललिता प्रसाद विद्यार्थी था। एंड इनका जो जन्म है 28 फरवरी 1931 में हुआ था, बिहार स्टेट में, पटना डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे एक गांव है बख्तियारपुर, तो बख्तियारपुर गांव में हुआ था। एंड आज ये बिहार में ही है। इन्होंने जो टेंथ है इसका कंप्लीट इन्होंने टेंथ 1946 में किया था सिटी हाई स्कूल से। एंड पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से इन्होंने इंटर कंप्लीट किया आर्ट्स सब्जेक्ट से 1948 ईस्वी में। एंड इसी कॉलेज से वे जोग्राफ़ी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फर्स्ट डिवीज़न 1950 में। एंड फिर 1951 में वो जोग्राफ़ी की पढ़ाई छोड़ दी एंड उसके बाद फिर एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में उनका काफ़ी इंटरेस्ट आया और एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी करने के लिए फिर वो लखनऊ यूनिवर्सिटी चले गए। उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1953 में आयोजित स्नातकोत्तर मानव शास्त्र की परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया। एंड वो वहाँ एंथ्रोपोलॉजी में पीजी वो कंप्लीट किए एंड फर्स्ट डिवीज़न से वो पास आउट किए। एंड सक्सेस के लिए उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा फिर इंद्रजीत सिंह स्वर्ण पदक भी प्रदान किया गया था। उन्हें फोर्ड फाउंडेशन एंड शिकागो यूनिवर्सिटी के थ्रू संथाल परगना स्थित राजमहल पहाड़ी पर निवास करने वाले सूर्या पहाड़िया माली लोगों के ऊपर जिन्होंने स्टडी किया था उसके लिए 1957 टू 58 में स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी। एंड 1958 में शिकागो यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिर पीएचडी की उपाधि उन्हें प्राप्त हुआ था। एंड एलपी विद्यार्थी की जो नियुक्ति है वो 1953 में फिर बिहार यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट रांची में उनका व्याख्याता के रूप में हुआ था और आज रांची झारखंड का कैपिटल है। 1957 टू 58 में वे शिकागो यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरल फेलो कंप्लीट किए। वो यूनिवर्सिटी से जब वो लौट रहे थे तो उसके बाद 1958 में बिहार यूनिवर्सिटी एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट रांची के उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। एंड इसी वर्ष फिर बिहार यूनिवर्सिटी ने उनकी जो प्रमोशन है वो रीडर के रूप में कर दिया गया एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट रांची में ही। एंड 1960 में जब बिहार यूनिवर्सिटी से अलग रांची यूनिवर्सिटी का गठन हुआ तो एलपी विद्यार्थी एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट रांची यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। एंड रांची यूनिवर्सिटी में 1968 में विद्यार्थी एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अध्यक्ष बने। एलपी विद्यार्थी ने अपने सफल प्रयासों द्वारा मानव शास्त्र विभाग रांची यूनिवर्सिटी रांची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार का उच्च अध्ययन केंद्र सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी बनाया। यह उनकी सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि मानी जाती है। और मैंने भी जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से जो मैंने पीजी कंप्लीट किया है इसी डिपार्टमेंट से कंप्लीट किया है। एंड अपने विभाग स्थित इस उच्च अध्ययन केंद्र का निर्देशन प्रोफेसर विद्यार्थी ज़्यादा दिन नहीं कर पाए क्योंकि दिसंबर 1985 को फिर अचानक उनकी जो डेथ हो गई थी राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रांची में हो गया था। एंड अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा उन्हें आराम करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अपने विभागीय कामों के कारण आगे रहने के कारण उन्हें अपने शरीर और चिकित्सक जो भी सलाह थी एडवाइस थी उन्होंने उसका केयर नहीं किया, जिसके कारण उनका फिर डेथ हो गया। उनकी मृत्यु में भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानव शास्त्र विभागों और संबंधित संस्थानों में शोक प्रकट किया गया। प्रोफेसर एलपी विद्यार्थी एक सक्सेस टीचर थे, एक सक्सेस वो रिसर्चर थे, एक शोध निर्देशक थे। इन्होंने अपने काम द्वारा एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट रांची यूनिवर्सिटी का नाम संसार भर में रोशन किया है। उनके कारण ही आज पूरी दुनिया में रांची जो यूनिवर्सिटी में पीजी डिपार्टमेंट है उसे सभी लोग जानते हैं। एंड इन्हें हर टाइप से स्कॉलरशिप दिया गया था, बहुत सारे इन्हें प्राइजेस दिए गए थे। एलपी विद्यार्थी एक सफल शिक्षक थे, विद्यार्थी के पुरस्कारों और छात्रवृत्तियों के विजेता थे।
1950 की बात करें तो 1950 में एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करने के लिए उन्हें बिहार सरकार द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान किया गया था। जब पीजी कर रहे थे तो पीजी परीक्षा में वो एग्ज़ाम में वो फर्स्ट डिवीज़न से वो पास किए थे। तो इस उपलक्ष्य में उन्हें 1953 में इंद्रजीत सिंह स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। एंड 1957 ईस्वी में उन्हें फॉर्ड फाउंडेशन एंड शिकागो यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। 1958 में अमेरिकन एंथ्रोलॉजिकल एसोसिएशन ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान किया था। एंड फिर 1959 में इंडोजी किया छात्रवृत्ति से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। इसी इंडो यूएसआर कल्चरल एक्सचेंज द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। 1976 में वे रोमन नागरिक स्वागत पदक विजेता बने थे। इसके अलावा वे कई सरकारी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे, जैसे कि भारतीय श्रम आयोग 1968 में, फिर जनजातीय क्षेत्र विकास 1972 में, भारत में आदिम जो जनजाति हैं उनकी पहचान 1974 में। इस तरह से बहुत सारा उनका सरकारी आयोग में अध्यक्ष के रूप में वो काम किए हैं। कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाओं और अनाशासी संस्थाओं के सदस्य भी रह चुके थे। प्रोफेसर एल पी विद्यार्थी ने अनेक बृहद शोध परियोजनाओं को कार्य रूप दिया और उनके परिणामों को लिपिबद्ध और प्रकाशित कर भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। अनेक पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त विद्यार्थी के करीब 150 मैगजीन्स, पेपर्स, ये सब आपको प्राप्त मिलेंगे जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। और वे अपने विभाग से ख्याति प्राप्त मानवशास्त्रीय शोध पत्रिका जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च का संपादन अपनी मृत्यु के पूर्व तक करते रहे। प्रोफेसर एल विद्यार्थी आजीवन मानव शास्त्र के लिए कार्यरत रहे, काम करते रहे। उनका मानना था कि मानव शास्त्र की विभिन्न शाखाओं की पढ़ाई के लिए अलग अलग विभाग नहीं खोजने की जरूरत है, ना उसे खोला जा सकता है, बल्कि एक ही विभाग मानव शास्त्र विभाग के अंतर्गत विभिन्न शाखाएं जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक मानव शास्त्र, प्रागैतिहासिक, पुरातत्व शास्त्र, शारीरिक बायोलॉजिकल जो एंथ्रोपोलॉजी है, लोक साहित्य और व्यवहारिक मानवशास्त्र होनी चाहिए। इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ये सारे प्राइजेस थे, इनके मेन जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से एक और है सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया। ये उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है मानव शास्त्र की शिकागो विचारधारा के प्रभाव में और प्रारंभ में रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर आदि के द्वारा विकसित अवधारणाओं द्वारा सैद्धांतिक प्रस्तावों के प्रकाश में विद्यार्थी जी ने 1961 में मगध के प्राचीन सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थित गया के हिंदू धार्मिक संकुलों का उन्होंने स्टडी किया। धार्मिक संकुल की अवधारणा जो कंसेप्ट है, इसका प्रारंभ इस शताब्दी के 50 के दशक के मध्य तक पीछे चला जाता है, जब विद्यार्थी जी ने भारतीय सभ्यता के आयाम के रूप में तीर्थ नगरी गया के अध्ययन का पहली बार प्रयास किया। वास्तव में सभ्यता के केंद्र के रूप में तीर्थ स्थलों के अध्ययन की अनुशासी पहल का यह एक प्रारंभ था, एक शुरुआत माना जाता है। सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया जो कि 1961 में पब्लिश हुई थी, इसके अध्ययन में भी सी विद्यार्थी ने गया के धार्मिक भूगोल का निर्माण करने वाले धार्मिक केंद्रों का वर्णन करने के लिए धार्मिक समूह, धार्मिक खंड और धार्मिक मंडल जैसे कई शब्दों का प्रयोग किया है। विद्यार्थी ने गया के धार्मिक परिसर के कुछ तत्वों की संभावना का संकेत करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और सार्वभौमिक धार्मिक भूगोल का निर्माण किया और पुरोहिताई की प्रकृति का वर्णन करने के लिए लोक सांस्कृतिक, सामंतिक और सर्वहास वर्ग पर विचार किया। इन शब्दों ने धार्मिक परिसर की पद्धति का वर्णन करने के लिए एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। एलपी विद्यार्थी ने इस प्रकार की मुख्य उपलब्धि उनकी यह भी थी कि हिंदू गया का धार्मिक संकुल सेक्रेड कॉम्प्लेक्स त्रिविभागीय अंतर संबंधित विषय है, अर्थात धार्मिक भूगोल, धार्मिक प्रदर्शनी, धार्मिक विशेषज्ञता पर आधारित है। हिंदू गया को भारत के अन्य केंद्रों और क्षेत्रों से जोड़ने वाले संबंधों के जटिल तंतु जाल को भी प्रकाश में लाया गया। अंततः उपरोक्त वर्णित तीन विशिष्ट रचनात्मक अवधारणाओं के आधार पर विद्यार्थी ने कहा कि सामूहिक रूप से कल्पित इन तीन अवधारणाओं को धार्मिक संकुल की संज्ञा दी गई है। एक और जब विद्यार्थी ने भारतीय सभ्यता के एक आयाम के रूप में तीर्थस्थलों के अध्ययन के लिए धार्मिक संकुल की अवधारणा का विकास किया, तो दूसरी ओर मैरियोट और बर्नार्ड एस्कॉन ने भारतीय सभ्यता के एकीकरण के माध्यमों के अध्ययन के लिए तंतुजाल और केंद्रों की अवधारणा का विकास किया, जिसमें उन्होंने वैचारिक रूप से
उसी प्रकार के वैसे सारे सार पर चर्चा की। इस प्रकार भारतीय अर्थशास्त्र में धार्मिक परिसर, तंतुजाल और केंद्रों की अवधारणा भारतीय सभ्यता के एक आयाम के रूप में परंपरागत नगरों और तीर्थस्थलों के अध्ययन के लिए सैद्धांतिक रूप से लोकप्रिय प्रतिमान बन गए। नेक्स्ट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो था नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स ने प्रकृति मानव आत्मा संकुल की अवधारणा। उन्होंने प्रकृति मानव आत्मा संकुल अध्ययन के लिए एक कार्यप्रणाली का विकास किया, जिसके आधार पर संथाल परगना में राजमहल पहाड़ी पर स्थित सूर्या पहाड़िया जनजाति के प्रकृति मानव या आत्मा संकुल को दर्शाने का प्रयास किया गया। विद्यार्थी सूर्या पहाड़िया के मध्य अपनी अनेक यात्रा के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस जनजाति के संपूर्ण जीवन को प्राकृतिक मानव आत्मा संकुल के आधार पर समझा जा सकता है। प्रकृति के अंतर्गत विद्यार्थी ने सूर्या पहाड़िया जनजाति और उनके प्राकृतिक जो उनका आवास है, स्थान है, के बीच अंतर संबंधों और पारस्परिकता को दर्शाने का प्रयास किया है। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि सूर्या पहाड़िया, जिन्हें भाषा के आधार पर मालेर भी कहा जाता है, पूर्णतः जंगल और पहाड़ पर आश्रित रहते हैं। पहाड़ जंगल उन्हें भोजन प्रदान कर उनके अस्तित्व को बनाए रखने में हेल्प करता है। वे जंगल से खाद्य सामग्री का संकलन करते हैं, फूड गैदरिंग करते हैं, फिर हंटिंग करते हैं और जंगल से उन्हें ईंधन और दवा उपलब्ध होती है। वे जंगल में स्थान परिवर्तन के द्वारा खेती करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में झूम खेती या कालू खेती या खालू खेती कहा जाता है। उनकी आत्माएं भी जंगल में निवास करती हैं, जिन्हें वे देवी देवता के रूप में जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और समय समय पर पूजा पाठ करते रहते हैं। इस प्रकार सूर्या पहाड़िया अपने अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रकृति पर एक आश्रित रहता है, वो निर्भर रहता है। विद्यार्थी के अनुसार खालू या कालू ये जो कृषि एक टाइप है, सूर्या पहाड़िया अनेक प्रक्रियाओं के अनुकरण करता है, कॉपी करता है, जो इस प्रकार है। जैसे खेती के लिए योग्य स्थान का चयन करना होता है जहाँ पे आप खेती कर सकते हैं। एंड दूसरा पॉइंट है पेड़ पौधों की को काटकर खेती का स्थान को साफ करना होता है। नेक्स्ट है सूख जाने पर कटे हुए पेड़ पौधों को फिर जलाया जाता है, फिर इसके बाद बीज बोया जाता है, फिर निकोनी किया जाता है, फिर फसल की कटाई होती है, फिर दौनी होती है, फिर पूजा पाठ होता है, फिर लोग फिर सेलिब्रेट करते हैं। मानव के अंतर्गत विद्यार्थी ने सूर्या पहाड़िया की सामाजिक संस्थाओं का उल्लेख किया है। मालर यानी सूर्या पहाड़िया में योग गोत्र संगठन का भाव पाया जाता है। विद्यार्थी ने उनके विवाह नियम और परिवार संरचना का भी उल्लेख किया है। उन्होंने मालर की नातेदारी व्यवस्था का वर्णन भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने मालर के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, जो भिन्न भिन्न जो फेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, समाजीकरण की प्रक्रियाओं का उसमें उन्होंने उल्लेख किया है। समाजीकरण प्रक्रिया के आधार पर विद्यार्थी ने मालर के व्यक्तित्व निर्माण और व्यवहार प्रतिमान को दर्शाने का प्रयास किया है। आत्मा के अंतर्गत विद्यार्थी ने आत्मा की अवधारणा और अलौकिक संसार की चर्चा की है, जो प्रत्येक सूर्या पहाड़िया के मस्तिष्क में, उनके ब्रेन में व्याप्त होता है। मालर आत्मा को गोसेन शब्द द्वारा पुकारते हैं। मालर शिशुओं को गोयर्सन के संबंध में आरंभ से शिक्षा दी जाती है। गोसेन एक पारिवारिक शब्द के रूप में प्रचलित है और इसका प्रयोग आत्माओं के समूह के लिए होता है। गोसेन मालेर के सुख दुख, जन्म मरण, अन्न, स्वास्थ्य, मंगल अमंगल आदि के लिए उत्तरदायी होता है। विद्यार्थी ने मालेर लोगों में पूर्वज पूजा का प्रचलन भी पाया है। उन्होंने पूर्णतः विश्वास रहता है कि उनके जो भी पूर्वज है, पूर्वजों की जो आत्मा है, उनके भविष्य और भाग्य का निर्धारण करते हैं और निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तब मालर अपने पूर्वजों की आत्माओं की समय समय पर पूजा हो करते रहते हैं। मृतक की आत्मा अपने पूर्वजों की आत्माओं के पास चली जाती है। मालर अपने पूर्वजों की पूजा साल में कम से कम एक बार तो जरूर करते हैं। अगर कोई रीजन से अगर उस साल में पूजा नहीं कर पाते हैं, तब कोई विशेष अवसर पर या जब वे आर्थिक रूप से तैयार होते हैं, मजबूत होते हैं, तब पूर्वज द्वारा पूजा कर लेते हैं। उन्हें विश्वास है कि जब तक नवमृतक की पूजा नहीं की जाती है, तब तक उनकी जो आत्मा है वो सपने में या रात्रि में उनके पास प्रकट होती रहती है और परिवार के सदस्य और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। नवमृतक की आत्मा स्वप्न में प्रकट होकर पूजा, बलि और भोजन की मांग करती है कि ये सब मुझे चाहिए। मालर प्राकृतिक वस्तुओं में भी आत्मा का निवास मानते हैं। वे प्राकृतिक वस्तु जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, नदी, झाड़ी, सूर्य, पहाड़, जंगल, चंद्रमा, तारों में आत्मा का निवास मानते हैं।
वे सूर्य भगवान को बेरु गोसायन, चंद्रमा को बेलुपी गोसायन और तारों को बिनके गोसायन वो कहते हैं। अपनी बुक सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया जो कि 1961 में पब्लिश हुई थी, इसमें वो कार्य प्रणाली दृष्टिकोण को मालर के धार्मिक क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए किया गया है। विद्यार्थी के अनुसार धार्मिक क्रियाकलाप है तो धार्मिक संकुल दृष्टिकोण यानी धार्मिक भूगोल, धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक विशेषज्ञ के संकलन के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये एलपी विद्यार्थी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो हो गया कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, किस किस फील्ड में उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।